नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आगामी त्योहारों और पर्वों को लेकर सोमवार को समदड़ी थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक थाना अधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई के सानिध्य में हुई, जिसमें होली, धुंडली, रमजान माह और ईद पर अपनी आपसी भाईचारे पर जोर दिया गया। उनका कहना है कि होली के पर्व पर कोई भी हुड़दंग करते हुए दिखाई दिया तो उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। बैठक में पूर्व विधायक कान सिंह कोठड़ी, व्यापार मंडल अध्यक्ष धीराराम चौधरी, समाज सेवी जोधाराम चौधरी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष देवेंद्र बुराणा, सीएलजी सदस्य और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बालोतरा से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से खबर है, जहां वार्ड 9 के युवक राजकिरण सुहावा पर शनिवार रविवार मध्य रात्रि 1:15 बजे हुए प्राण घातक हमले के बाद माकपा प्रतिनिधि मंडल ने घायल के घर जाकर युवक की कुशलक्षेम जानी। माकपा तहसील सचिव मुकेश मोहनपुरिया, कामरेज केवल सिंह, हरप्रीत सिंह संधू, करीब आधा दर्जन लोगों ने घायल युवक को स्थिति का जायजा लिया और घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। प्रतिनिधिमंडल कल एक सर्वदलीय बैठक करने का भी निर्णय लिया। बैठक में हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी व अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। श्रीकरणपुर से अमन चावला की रिपोर्ट। साथियों, आज ये राजकिरण जी के घर आए। पूरे इलाके में, पूरे जिले में मामला बड़ा गंभीर मामला है। पुलिस पे सवालिया निशान खड़े हैं कि किस तरीके से पुलिस एक तरफ तो नशा बंद करने का दम भरती है, लेकिन दूसरी तरफ जब कोई आदमी सूचना देता है पुलिस को, तो वो सूचना डिप्टी जैसा बड़े अधिकारी से अगर सूचना लीक हो जाए तो कांस्टेबल से, सीआई से या छोटे जो महकमे के अधिकारी हैं उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे। आज राजकिरण जी के परिवार से, राजकिरण जी से मिलके हमने पूरी घटना की जांच करी है, बातचीत की है इनसे, और निश्चित तौर पे ये बात सच है कि नशे के खिलाफ बोलने के कारण ही ये सारा का सारा मामला जो है ये घटना हुई है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। और करणपुर के डिप्टी साहब ने जिस तरीके से डीडवाना जिला कलेक्टर को स्कूल शिक्षा परिवार के शिक्षकों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सीएम के नाम सौंपा गया। ज्ञापन में मांग है कि आरटीआई भुगतान हेतु यूनिट कास्ट 100% गलत भुगतान कर प्रति स्कूल कम से कम 1 लाख से ज्यादा का नुकसान उच्च न्यायालय के एक ऐसे ही मामले में प्री प्राइमरी कक्षाओं के भुगतान करने के आदेश के बावजूद हमें भुगतान नहीं कर प्रति स्कूल 3 लाख का नुकसान सत्र में 2 बार की बजाय 3-3 साल तक भुगतान नहीं देकर लोन देने हेतु मजबूर कर रहे हैं और आरटीआई के प्रदेश के टाइम फ्रेम में कम रखकर गरीब बच्चों का हक छीन रहे हैं। मुतलिब कोटवाल ने इस दौरान मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। एक्ट 2009 जो आरटी के तहत जो भारत सरकार ने बनाया था, उसमें प्रत्येक आरटी के तहत 25% बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। उसमें आरटी जो शुल्क है उसका रेशियो है। उस रेशियो के अंतर्गत जब सरकार ने लागू किया था 13-14 में, तब 11,704 रुपये था 13-14 में। उसके बाद में इन्होंने बढ़ा करके 14-15 में इन्होंने 14,035 रुपये कर दिया। फिर बाद में 2015-16 में इन्होंने 17,582 कर दिया यूनिट कॉस्ट। और उसके बाद में इन्होंने 14,919 रुपये कर दिए 2016-17 में। 17-18 में वापस इन्होंने घटा करके महंगाई को देखते हुए इन्होंने जो कि बढ़ना चाहिए 10%, और 10% का ये हमारे को गणित लगा करके इन्होंने वापस घटा दिया, 13,753 रुपये कर दिया। 2018-19 में वापस इन्होंने और घटा दिया, 753 से 536, 13,536 कर दिया। उसके बाद में इन्होंने 2019-20 में इन्होंने 10,579 रुपये कर दिया। फिर हम सब ने विरोध। बानसूर वृत्ताधिकारी कार्यालय पर सीएलजी सदस्यों व सीओ दशरथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि सीएलजी बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष, सुरक्षा सखी, जनप्रतिनिधि सहित सभी समाज के लोग शामिल हुए। बैठक में रमजान तथा होली पर कोई सामाजिक वातावरण नहीं बिगड़े, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आज श्रीमान वृत्ताधिकारी बानसूर और मन थानाधिकारी द्वारा सीएलजी मीटिंग ली गई, जिसमें सुरक्षा सखी, व्यापार मंडल और सभी समाज के लोग शामिल हुए और सभी से आग्रह किया गया कि किसी भी तरह से जो अभी फेस्टिवल्स चल रहे हैं, रमजान है, होली है, इसमें किसी तरह का कोई सामाजिक जो वातावरण है वो नहीं बिगड़े। तो होली पर जो शराब पीकर उड़दंग करते हैं वो ना हो। होली का दहन के दौरान किसी तरह की आगजनी जैसी घटना ना हो, और तालमेल बिठाते हुए आपस में सामंजस्य भाईचारा रखते हुए प्यार प्रेम से ये सब त्यौहार मनाएं। और कोई भी अपराध हमारे आसपास होता है, कोई अपराध की सूचना हमें मिलेगी तो पुलिस और प्रभावी तरह से कार्रवाई करेगी। उनसे सबसे निवेदन किया गया कि पुलिस को किसी भी अपराध और आपराधिक सूचना दें ताकि प्रभावी कार्रवाई कर समाज को सुदृढ़ रूप से बताया जा सके कि पुलिस आपके साथ है।
डीडवाना जिला मुख्यालय पर डीएससी समाज नामक संगठन के द्वारा राजस्थान में आरक्षण उप वर्गीकरण लागू करने की मांग को लेकर एक वाहन रैली निकाली गई। ये वाहन रैली चुंगी चौकी अंबेडकर भवन से लाडनू रोड अंबेडकर सर्किल तक निकाली गई। अंबेडकर सर्किल पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नारेबाजी की गई और वहां से जिला कलेक्टर कार्यालय के लिए सभी ने प्रस्थान किया एवं राजस्थान में उप वर्गीकरण लागू करने की मांग को लेकर सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि कोर्ट ने भी अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण का फैसला दिया है, जिसमें राज्य में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक हर दृष्टि से कमजोर जातियों, वंचित समाज, जिसे राज्य सरकार सर्वे के बाद इसके लिए उपयुक्त समझे, आदि वे अति पिछड़ी हुई जातियां जिनके साथ अधिकतर छुआछूत, जाति उत्पीड़न, मारपीट, हत्या, बलात्कार आदि की घटना होती रहती है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने आरक्षण में उपवर्गीकरण के विषय में फैसला दिया था कि देश के हर राज्य में सरकारें समीक्षा करें कि कौन सी ऐसी वंचित जातियां हैं जिनको आरक्षण तो मिल रहा है लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा, सिर्फ नाम के लिए मिल रहा है। ऐसी जातियों को चिन्हित करके, ऐसे वंचित समाज को चिन्हित करके आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करके उनको भी मुख्य धारा से जोड़ें। उसी क्रम में हरियाणा में, पंजाब में लागू हो गया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में कमेटियां बन गई हैं। हम माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, ज्ञापन दिया है कि राजस्थान में जल्द से जल्द लागू करें। इसी मांग को लेकर के 12 जनवरी को भरतपुर संभाग से एक रथ यात्रा शुरू की गई थी। उसी क्रम में आज ये 32वां जिला है और 88वां ज्ञापन है। चित्तौड़गढ़ जिले की बेंगू थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को नाकाबंदी के दौरान एक ऑल्टो कार से 12 किलो 600 ग्राम अवैध अफीम जब्त कर पारसोली थाना क्षेत्र निवासी भैरूलाल रेबारी को गिरफ्तार किया। वहीं एमपी में एक आरोपी को नामजद किया गया। थानाधिकारी शिवलाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि नाकाबंदी के दौरान अवैध अफीम बरामद हुई है, जिसके संबंध में मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है। बेंगू से सोनू शर्मा की रिपोर्ट। कामयाब कोटा और कोटा केयर्स अभियान के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ईडब्ल्यूएस छात्रावास में कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने छात्राओं से संवाद किया और उनकी समस्याओं व आवश्यकताओं को सुना। छात्राओं ने स्टडी रूम के लिए फर्नीचर, भोजन में चावल और खाने के मेन्यू में बदलाव की बात कही, जिस पर कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। छात्राओं ने छात्रावास में लॉकर और वाईफाई की आवश्यकता व्यक्त की। इस पर कलेक्टर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उप निदेशक सविता कृष्णिया को निर्देश दिए कि वे इन सुविधाओं के लिए एस्टीमेट तैयार कर जल्द से जल्द इनकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक छात्रावास में शिकायत पेटी रखने के निर्देश दिए गए, जिसकी चाबी विभाग की उप निर्देशक के पास रहेगी। ये पेटी महीने में एक बार खोली जाएगी और छात्राओं की गोपनीयता बनाए रखते हुए उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। संवाद के दौरान कलेक्टर ने छात्राओं को भरोसा दिलाया कि वे उनके लिए बड़े भाई की तरह वे अपनी समस्याओं और सुझावों को बेझिझक उनके सामने रख सकती है। उन्होंने छात्राओं को रोज अखबार पढ़ने और अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करने की सलाह दी। छात्राओं के मानसिक विकास और मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने कहा कि जल्द ही उन्हें रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन पार्क का भ्रमण कराया जाएगा। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं राजस्थान के प्रभारी सचिव चिरंजीव राव ने सोमवार को बीकानेर में शहर और देहात कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव नहीं करवाने और इन्हें कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। इसी का परिणाम है कि लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 11 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में चिरंजीव राव ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस संगठन हमेशा से मजबूत रहा है। बीजेपी सरकार पंचायतों और निकायों से चुनाव नहीं करवाकर इन संस्थाओं को कमजोर कर रही है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। में गुटबाजी नहीं है। जितने भी हमारे नेता हैं आज बहुत मजबूती के साथ लोगों की आवाज़ सदन और सदन के बाहर उठा रहे हैं, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी हों, हमारे विपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी हों, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, हमारे सब नेता हैं। हम देखते हैं सदन के अंदर भी आवाज़ उठाते हैं, सदन के बाहर भी। यहाँ हमारे जो पूर्व विधायक हैं, हमारे जिला के दोनों अध्यक्ष हैं बिशाराम सिहाग जी, गहलोत साहब, ये बहुत मजबूती के साथ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सदन में जिस तरह से जो है जूते को लेकर हुआ है उसको लेकर क्या मानते कांग्रेस अमर्यादित भाषा? देखिए, अमर्यादित भाषा जो है वो तो भाजपा उसका प्रयोग करती है। किस तरह से रफ़ीक खान जी को पाकिस्तानी कहा वहाँ पर गया ये दर्शाता है एक चुने हुए प्रतिनिधि है जहाँ को यहाँ की जनता ने चुनकर भेजा है। औरंगा के हिम्मतनगर स्थित लुम्बाराम गहलोत की तीर्थ यात्रा कर लौटने के बाद अभिनंदन किया। किसान कांग्रेस जिला महामंत्री ने बताया कि उनके पिताजी लुम्बाराम गहलोत व उनके परिवार के 7 सदस्य सहित तीर्थ यात्रा पर सोमनाथ, द्वारका, अंबाजी,
मथुरा तीर्थ गए थे। तीर्थ यात्रा से लौटने पर उनका माला पहनाकर व ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। तो वहीं लुम्बाराम गहलोत ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म है। बोरुंदा से मनीष भाटी की रिपोर्ट। मेहंदीपुर बालाजी में सभी युवा साथियों ने एकजुट होकर शांति के साथ भारत के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर जश्न मनाया, जिसमें सभी युवा साथियों ने मिलकर बड़े धूमधाम से डीजे के साथ नाचते गाते हुए आतिशबाजी के साथ विजय रैली निकाली। युवा साथी विष्णु ने बताया कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से लेकर महंत किशोरपुरी चिकित्सालय तक रैली निकाली गई, जिसमें कई युवा साथी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस के जवान भी उपस्थित रहे और जिससे ट्रैफिक व्यवस्था में भी कई प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांदरी की रिपोर्ट। आज हमने भारत और न्यूजीलैंड का मैच हुआ, उसके इंडिया की जीत की खुशी में रैली निकाली। मंदिर के बाईपास से लेकर और अपने करीब 600 या 700 मीटर की हमने डीजे के साथ में रैली निकाली और सभी युवा साथी, सभी युवा प्लेयर हमारे साथ में, पुनीत भैया, जीतू भाई, पवन बना, बुलबुल बना और कमलकांत भाई और किट्टू भैया, दीपक भैया, सभी ने, अन्नू भैया, अंकित कौशिक, सभी ने मिलके हमने रैली निकाली और बहुत अच्छे धूमधाम से जश्न मनाया। और मेरा नाम विष्णु टसन, गांव देपरा, और हमारे साथ में सहयोगी पुलिस थाना टोड़ाहीम जो मंदिर के पल्ली साइड है और इधर दौसा जिले का थाना, उसके साथ में हमारे पुलिस ने सहयोग किया और बहुत अच्छे से हमने रैली निकाली। जय हिंद, जय भारत। हनुमानगढ़ में 8 से 10 मार्च तक आयोजित हुआ कृषि महोत्सव 2025 उन्नत कृषि तकनीकी मेले का सोमवार को एसकेडी में समापन हुआ। जिले में कृषकों के ज्ञानवर्धन, उनकी आय को दोगुना करने, कृषि के स्मार्ट समाधानों को किसानों तक पहुंचने के लिए भव्य कृषि मेले का आयोजन हुआ। मेले में कृषक वैज्ञानिक संवाद, कृषि के स्टार्टअप स्टॉल, पशु सौंदर्य प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ड्रोन प्रदर्शन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दर्शनीय रहे। मेले को देखने के लिए जिले सहित दूसरे राज्यों से भी हजारों कृषक पहुंचे। कृषि महोत्सव में समापन समारोह के बाद जिला कलेक्टर कादाराम व एसकेडी के निर्देशक बाबूलाल जुनेजा ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। 3 दिवसीय जो कृषि महोत्सव हनुमानगढ़ में आयोजित हुआ, उसका आज समापन समारोह रखा गया और इन 3 दिवस में हनुमानगढ़ जिले, गंगानगर जिले और इवन आसपास के पंजाब और हरियाणा के ज़िले से जो बड़ी मात्रा में किसान भाई इस मेले में पार्टिसिपेट किए। बहुत ही सफल ये मेला रहा। जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश है कि जिला प्रशासन और सरकार समय समय पर किसान भाइयों की आजीविका बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करे, उसी कड़ी में ये कृषि महोत्सव एसकेडी यूनिवर्सिटी और खेती से जुड़े हुए सभी विभागों के साथ समन्वय से ये आयोजित हुआ। जिले में एक कृषि को लेकर जो सकारात्मक वातावरण है, डेफिनेटली ये मेला किसानों को नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित करेगा और इसके आयोजन से जुड़े हुए सभी विभागों को आज यहाँ पे अधिकारियों को सम्मानित किया गया और आगे इस मेले को और अग्रिम स्टेज पर ले जाने के लिए एक व्यू रचना भी एसकेडी यूनिवर्सिटी की रखी गई। मैं पुनः सभी किसान भाइयों का और इस मेले में पधारने वाले सभी स्टेक होल्डर्स का आभार करता हूं और अपेक्षा करूंगा कि इस मेले का लाभ लेकर आप नवाचार अपनाएं और अपनी आजीविका बढ़ाने में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है, प्रशासन भी आपके साथ है। आपकी मेहनत और हम सबके प्रयास आपकी आजीविका बढ़ाने में डेफिनेटली महत्वपूर्ण साबित होंगे। लाइट तो थोड़ी बंद होगी। सर, जो कृषि मेले का आज समापन समारोह था, तो क्या कहना है इस बारे में? कृषि मेले का जो समापन है बहुत ही शानदार ढंग से हुआ। लगभग इस 3 दिनों के दौरान 1.5 से लेकर 2 लाख किसान भाई यहाँ पर इस मेले में आए और सबसे अच्छी बात रही कि जो हमारे छोटी आय के किसान हैं, जो छोटी जोत करते हैं, उनको इस कृषि मेले से बहुत फ़ायदा मिला। उसके साथ साथ लगभग 15 से 20 करोड़ रुपया की बिक्री जो हमारे नए स्टार्टअप स्टॉल्स, हमारी आजीविका की बहनें, उसके साथ साथ कृषि उपकरण, उनकी बिक्री हुई। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, यूँ कहें तो उत्तरी राजस्थान के लगभग सभी ज़िलों के किसान यहाँ पर पहुँचे और इसमें बहुत उत्साह रहा। उम्मीद करते हैं कि अगली बार इससे भी बड़ा मेला लगेगा। सर, क्या निकटवर्ती राज्य से भी आए थे किसान? बिल्कुल, हरियाणा, पंजाब दोनों जो हमारे निकटवर्ती राज्य हैं, खूब किसान भाई आए, चौटाला से लेकर अबोहर तक, और सब ने खूब अच्छे ढंग से देखा और खूब इसका आनंद लिया। और सबसे अच्छी बात है कि जो छोटे किसान हैं उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। 8, 9, 10 को 3 दिन में पूसा दिल्ली से, ICR से, PAU लुधियाना से, HU हिसार से
सभी जगह NDRI से बहुत अच्छे वैज्ञानिक आए और उन्होंने अलग अलग समय पर जो अपनी अपनी जो उनका ज्ञान था उसके बारे में सभी किसानों को बताया और सभी किसान उससे बहुत लाभान्वित हुए। खबर हनुमानगढ़ के थालड़का से है, जहां MD-PG कॉलेज में सोमवार को कॉलेज परिसर में होली महोत्सव की उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित एवं सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस मौके पर कॉलेज परिसर में विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे कबड्डी, रस्साकशी, गोला फेंक, जूडो, गिल्ली डंडा आदि आयोजन किए गए, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर ललित स्वामी ने बताया कि विद्यार्थी के साथ में कॉलेज के स्टाफ ने भी होली महोत्सव में हिस्सा लिया। व्याख्याता बबीता स्वामी ने कॉलेज के विद्यार्थियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली का त्योहार प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खेडली कस्बे में इन दिनों आवारा कुत्तों व बंदरों ने उत्पात मचा रखा है। गलियों में जगह जगह स्ट्रीट डॉग्स के झुंड नजर आते हैं जो बच्चों को काट लेते हैं। 2 दिन पहले अलवर में एक लड़की पर कुत्तों के झुंड के हमले के बाद अलवर नगर निगम में कुत्तों की नसबंदी करने के आदेश जारी किए। बंदरों की बात की जाए तो ये ट्रैफिक व बचाव के लिए बिजली के तारों को हैंगिंग ब्रिज के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल आखिर ये है कि नगर पालिका खेडली, कठुमर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत बंदरों को पकड़ने और कुत्तों से बचाव के दिशा निर्देश जारी कब करेगी, या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार में है। पालिका अध्यक्ष संजय गीजगाड़िया व उपजिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर विनेश यादव ने इस विषय पर मीडिया को क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। पेशेंट बार अखिलेश जी आपके चैनल द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है और माननीय प्रशासन और जो भी इस चीज़ की रोकथाम के लिए जिम्मेदार हैं उन सब तक बार सिर्फ अकेले अलवर नहीं, सिर्फ अकेले राजस्थान से पूरी बहुत जगह से बार ये मांग की जाती है कि डॉग बाइट के जो सीरियस केसेज हैं उनकी रोकथाम के लिए जो आवारा पशु घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, इनको पकड़ा जाए। लेकिन इस केस को देखते हुए और अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले एक मूक बधिर महिला जो आपके द्वारा कवर किया गया था, उसकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई उस पेशेंट को, तो बार ये देखने को मिलते हैं इस ऐसे केसेस के। आपका इस संबंध में क्या कहना है? खेली नगर क्षेत्र में बंदरों की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है। पहले भी हमने प्रशासन ज्ञान में लिया था, बोर्ड मीटिंग में भी रखा था और टेंडर भी निकाले थे हमने। एक टेंडर आया था, उसमें फिर कोई लेने वाला नहीं आया था। अब बहुत ज़्यादा शिकायत आने के कारण मैं दोबारा टेंडर निकालूंगा, एक आवारा कुत्तों का और एक बंदरों का, जिससे लोगों को परेशानियों की मुक्ति मिले। और ये बंदर में छोड़ने के लिए सरिस्का में कोशिश करूँगा, सरिस्का पहुँच जाए इस अंदर और इससे लोगों को निजात मिल सके। आप गंभीर हैं उस मामले में? बहुत गंभीर उस मामले में लोगों को बहुत छोटे हो रहे हैं, जगह जगह शिकायत आ रही है। पार्षदगण भी इनकी बहुत शिकायत कर रहे हैं हमसे, तो मैं अब इसको जल्दी से टेंडर निकालने की घोषणा कर रहा हूँ। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां बाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड यानी कि BBMB की तकनीकी समिति की सोमवार को पोंग बांध पर स्थित विश्राम गृह में हुई। इसमें इंदिरा गांधी नहर सहित सभी सिंचाई प्रणाली के लिए 20 मार्च तक दिए जाने वाले पानी के शेयर का निर्धारण किया गया। 21 मार्च को चंडीगढ़ में फिर रिव्यू मीटिंग ली जाएगी। पोंग बांध पर हुई बैठक में IGNP के लिए सिर्फ पीने के पानी के ही निर्धारण हुआ है। बांध का जलस्तर डाउन होने का हवाला देते हुए BMB ने वर्तमान में चल रहा 2850 क्यूसेक पानी ही देने पर सहमति व्यक्त की, यानी कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। कृषकों को ट्यूबवेल से सिंचाई कर रही गेहूं की फसल पकानी होगी। बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी ने IGNP में पानी का शेयर बढ़ाने की डिमांड रखी। BMB ने वर्तमान के चल रहे इस शेयर को ही 20 मार्च तक जारी रखने की सहमति व्यक्त की। उधर गेहूं की बिजाई करने वाले किसान सिंचाई के लिए एक पानी की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर श्रीगंगानगर जिले में किसानों ने बड़े स्तर पर आंदोलन भी किया था। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अब मामला भुसावर का है, जहां पर EO व चेयरमैन की मिलीभगत से फर्जी पट्टे जारी कर जमीनों पर अवैध कब्जे कराए जा रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला किसान मूलचंद की जमीन का है, जहां पर EO द्वारा पहले तो फर्जी पट्टा जारी करके कब्जा करा दिया गया और फिर पेट्रोल पंप का संचालन कर दिया गया, जिसकी शिकायत जब आला अधिकारियों को दी गई तो भरतपुर कलेक्टर ने जमीन पर कब्जा हटाने के आदेश जारी कर दिए। लेकिन माफिया कप्तान ने पैसे बलबूते शांत करा दिया, जिसके बाद से गरीब किसान दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है और पीड़ित पक्ष को डरा धमकाकर शांत करने की कोशिश की जा रही है। कई गैर मुमकिन जमीनों पर भी अवैध कब्जा करके बैंकों से लोन ले रखा है। वहीं जयपुर DLB ने भी पट्टे को निरस्त कर दिया है। भुसावर से विनीत कुमार की रिपोर्ट। पार्षद चतर सिंह सैनी। क्या मामला है पेट्रोल पंप का? ये मामला यह है कि इसका जो फर्जी पट्टे पे पेट्रोल चालू है, ये इसका पट्टा लगभग 2024 में निरस्त हो चुका है। शासन प्रशासन इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और स्टे लगने के बावजूद भी इसमें निर्माण कार्य है और पेट्रोल पंप चालू है। इसकी फाइनल NOC भी नहीं मिली है। तो अधिकारी प्रशासन ने क्या आपको वो दिया? सबकी मिली भगत है।
अच्छा, इससे ये पट्टा इन्होंने जारी किया था। वो नगर पालिका भुसावर ने फर्जी दस्तावेज पाने के कारण उसको निरस्त भी कर दिया है, लेकिन अभी तक। आगामी होली के त्योहार को देखते हुए झालावाड़ सदर थाना पुलिस द्वारा 21 व्यक्तियों को डिटेन कर पाबंद करवाया गया। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि आगामी होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए होली त्योहार को शांति एवं सद्भावनापूर्ण मनाने के लिए थाना क्षेत्र के संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए झालावाड़ के समस्त थाना अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। बता दें कि थाना अधिकारी रामस्वरूप राठौड़ का कहना है कि जिला पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई है कि जो भी कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी भी समाज व समुदाय के विरुद्ध कोई टिप्पणी करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सभी से अपील की गई है कि आगामी त्योहार होली व रमजान पर्व को शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाए। झालावाड़ से महेश कुमार की रिपोर्ट। देवली से खबर है, जहां दूनी पुलिस ने क्षेत्र के कस्बों में अवैध हथकर शराब निर्माण पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थान पर दबिश देकर हजारों लीटर वॉश नष्ट किया गया। दूनी थाना प्रभारी हेमंत जनागल ने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक राम सिंह सहित उच्च अधिकारियों के निर्देश पर गठित विशेष टीमों ने राजमहल और आवा के वन क्षेत्र में दबिश देकर हथकर शराब बनाने के आने वाले 2000 लीटर वॉश को नष्ट कर भट्टियां सहित उपकरण तोड़कर नष्ट किए गए। देवली से ब्रजेश पार्डीवाल की रिपोर्ट। होली स्पेशल अभियान के अंतर्गत कोटा जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी के निर्देशन में सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र नागर के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल ने इटावा खातोली क्षेत्र का सघन दौरा करते हुए आधा दर्जन से अधिक डेयरी, किराना और मिष्ठान भंडार का निरीक्षण किया। खातोली में एक किराने की दुकान के निरीक्षण के दौरान 29 नग अवधि बार हल्दी पाउडर के नष्ट करवाए गए और साफ सफाई के दिशा निर्देश प्रदान करते हुए विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। टीम ने सूचना के आधार पर 25 नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत के लिए गए और उनके नमूनों को खाद्य प्रयोगशाला कोटा भिजवाया गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। कोटा सिटी एसपी डॉक्टर अमिता दुहन के निर्देशन में इन दिनों जिले में अवैध गतिविधियों की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। गुमानपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने मई टीम गश्त चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को अवैध देशी शराब के 102 पाउओं के साथ गिरफ्तार किया। उक्त अभियुक्त के खिलाफ एक्साइज एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर सीओ संजीव चौहान ने वार्ड 9 के युवक पर हुए हमले को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया। सीओ संजीव चौहान ने कहा कि पुलिस नशा और नशा तस्करों के खिलाफ गंभीर है। नशे और आपराधिक गतिविधियों पर पुलिस कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये मामला 2 पड़ोसियों के बीच का मामला है। पुलिस प्रकरण में हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें भी दबिश दे रही है। श्रीकरणपुर से अमन चावला की रिपोर्ट। पहली बात तो ये कि जिस पे हमला हुआ है उसने पुलिस को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी, ना कोई मैसेज किया। दूसरा ये जिस पे हमला हुआ है वो दोनों व्यक्ति पड़ोसी हैं, आरोपी और परिवादी। तो इन्होंने रात को शराब पी के दोनों में झगड़ा हो गया था गलीराम में, इसलिए वो एक विवाद का विषय बन गया। अब इस चीज और इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार।